सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के कुल मामले 12 लाख के पास पहुंच रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 28,000 को पार कर गया है। भारत दुनिया में सबसे संक्रमित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे जस के तस बने हुए हैं, बल्कि तेजी से बिगड़ रहे हैं। लेकिन सियासत का हिसाब किताब कुछ और ही चल रहा है। देश का विपक्ष और सत्ता में बैठे नेता एक दूसरे के कामों में ढूंढ ढूंढ कर नुक्स निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीते 6 महीनों की नाकामियां गिना दी हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी देर किए बिना राहुल को उनके 6 महीने के कार्यकाल का आईना दिखाने की कोशिश की है या दावा किया है। दरअसल राहुल गांधी ने साफ कहा है कि देश के न्यूज मीडिया का एक बड़ा वर्ग फांसीवादी ताकतों के लिए काम कर रहा है और झूठ को परोस रहा है। इसलिए सच बताने के लिए वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखेंगे। इससे पहले उन्होंने चीन विवाद पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के लिए अपनी जो मजबूत छवि गढ़ी वह फेक है और यह छवि मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब यह भारत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया था कि एक वंश अपने पाप धोने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बर्बाद करने में जुटा है। लेकिन इन बयानों से इतर सवाल यह है कि यदि राहुल के आरोपों में सच्चाई है तो क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि इन्हें चर्चा का विषय बनाया जाए? यदि महामारी के संकट के बीच भी जिम्मेदार लोग एक दूसरे की कमियां गिनाने में व्यस्त रहेंगे तो फिर क्या माना जाए कि वाकई में देश कोरोना से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बन गया है? यानी संक्रमण से निपटने अपनी जान की फिक्र खुद करनी होगी। क्या महामारी के दौर में देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर जनता के साथ खड़ा नहीं हो सकता? और क्या एक दूसरे की कमियां गिनाने से महामारी से लड़ाई हम जीत पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम विचार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी बनाम भाजपा का यह संघर्ष किस दिशा में देश को ले जाएगा। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें और उन तमाम लोगों से आपका परिचय कराए जो इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। समय है उससे पहले आज का विचार सूत्र का। और हमारा आज का जो विचार सूत्र है वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ है। वह यह कहते थे कि जब देश का सम्मान दांव पर हो तो हमें दल से मुक्त होकर राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। बोलने के लिए केवल वाणी चाहिए और मौन रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। मौजूदा परिस्थितियां, चाहे सीमा पार संकट के संदर्भ में बात करें और चाहे कोरोना के संकट से गुजरती हुई पूरे देश और दुनिया की बात करें, ये परिस्थितियां ऐसी नहीं है जिसमें हम सत्ता पक्ष और विपक्ष को परस्पर लड़ते हुए देखें, बल्कि जरूरत तो वाकई इस बात की है कि हम उन्हें साझा तौर पर एक योद्धा बन के इस संघर्ष से देश और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हुए देखें। पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के सचिव विनीत पुनिया जी होंगे, तो साथ साथ कांग्रेस के ही तेज तर्रार नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी हिस्सेदारी करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्हें कई साल तक मंत्री रहने का तजुर्बा है, वह भी साथ में होंगे। और निष्पक्ष राय रखने के लिए देश के जाने माने पत्रकार आलोक मेहता जी हिस्सेदारी करेंगे। चर्चा की शुरुआत विनीत पुनिया जी से करते हैं। विनीत पुनिया जी कांग्रेस के मीडिया विभाग का कामकाज देखते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी पार्टी के वर्तमान पूर्व अध्यक्ष और भावी संभावनाएं राहुल गांधी चाह क्या रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या देश को बताना चाह रहे हैं, क्या दुनिया के बीच में अपनी स्थिति बनाना चाह रहे हैं? असमंजस है, थोड़ा रोशनी डालेंगे विनीत जी, क्योंकि आप तो उनके राइट या लेफ्ट जो भी हैंड कहा जाए वही है, आपसे बेहतर कौन बताएगा? डॉक्टर द्विवेदी नमस्कार। सबको नमस्कार करता हुआ शुरू करूंगा जी। इंपॉर्टेंट बात कि राहुल गांधी कुछ सिद्ध नहीं करना, उनका एक कांग्रेस पार्टी का अपना, कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, विपक्ष का समय का होता है सरकार को सही रास्ते पर, उसको रास्ते से ना भटकने, उनको सही दिशा, उनको अगर वो निरंकुश होने लगे उनको याद दिलाए वो ये नहीं करना क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही याद दिलाए कि गलत कर रहे हो। और मैं आपको याद दिलाऊं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने तो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम निकले। जैसे सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण तो है कि 12 फरवरी उन्होंने याद दिलाया, क्या
सरकार को बोला कि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी है और मैं देख रहा हूं कि सरकार उसको गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन सरकार ने उसका मजाक उड़ाया जैसे अब कर रहे हैं। तब भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब फालतू में घबराहट फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उसके बावजूद बार बार राहुल गांधी जी ने सरकार को जगाया, बताया कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। उसके बाद 17 मार्च को उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, बहुत बड़ी आर्थिक जिसको कह सकते हो सुनामी आने वाली है जी। और सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं, मैं पहले से कह रहा हूं आर्थिक सुनामी आने वाली है, कोविड से पहले से कह रहा था और मैं फिर कह रहा हूं 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं आप तैयारी करना शुरू कीजिए। सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही, मतलब आप इधर उधर की बातें करके। फंडामेंटल बात यह है कि प्रिपरेशन करने की जरूरत है, लेकिन सरकार वो नहीं कर रही। तो इस प्रकार हमारा जो रोल था, हमने हमेशा से यही रखा है पॉजिटिवली कि एक अपोजिशन के रूप में पॉजिटिवली सरकार को याद दिलाएं कि यस ये आपको करना है, ये आप नहीं कर रहे। और अगर कांग्रेस पार्टी ने बार बार ना जगाया होता कोरोना के मामले में, तो सरकार तो इंपोर्ट कर रही थी, सरकार तो एक्सपोर्ट भी कर रही थी, सारे पीपीई एक्सपोर्ट हो रहे थे, इंपोर्टेंट जो दवाइयां थी यहाँ पे कमी थी वो एक्सपोर्ट हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने रोका, तब जाके ये सब चीजें रुकी हैं। तो मैं कहूंगा कि हमें कुछ सिद्ध नहीं करना, हमारा एक रोल है और हम अपना एक नेशन बिल्डिंग में सरकार का और सत्ता और विपक्ष का दोनों का रोल होता है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें कोई इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये कौन सा काम है जिसमें हर बात पर ही सवाल है? आपको इस सरकार के संदर्भ में कोई बात तो अच्छी लगे, किसी विषय पे तो ये बोले कि हाँ इस सरकार ने ये काम ठीक किया। आपको सवाल है तो लॉकडाउन पे भी आपका सवाल है, आपको इस बात पर सवाल है पड़ोसी रिश्ते कुछ अच्छे क्यों नहीं है, दुनिया से हमारे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अगर अमेरिका को दी जाती है तो आपको इसमें नाराजगी है, अगर चीन के साथ बातचीत की जाती है तो आपको नाराजगी है। नाराजगी किस बात पर नहीं है? उन चीजों, बहुत सी चीजों पे नहीं होती और हम बहुत सी चीजों पे चुप भी रहते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि राहुल गांधी जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे अगर मैं आपको सिलसिलेवार याद दिलाऊं, जैसे बालाकोट हुआ था तो बालाकोट के से पहले जैसे पुलवामा का हमला हुआ, पुलवामा के हमले के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल गांधी जी से पूछा गया कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है इस इश्यू को डिस्कस करने का आज टाइम नहीं है, मैं कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहता आज इस मौके पर। आज पूरा देश एक साथ है, हम देश की सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। ऐसा एक बार नहीं बार बार हुआ है। अब कोरोना महामारी के टाइम भी राहुल गांधी जी से पूछा गया कि क्या सरकार ने ठीक किया, क्या गलत किया, क्या आप प्रधानमंत्री होते तो क्या आप बेटर कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ये समय नहीं है, मैं आज इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अभी भी, और सब कुछ आपके आंखों के सामने से निकला है। सिर्फ क्या होता है कि बीजेपी का जो प्रचार करने का ढंग है वो बहुत तेज करते हैं, बार बार करते हैं। राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आता है, उसको दबाने के लिए, उसको मिसगाइड करने के लिए 15 मंत्री, उसके अलावा 10 प्रवक्ता और 10 अनधिकृत प्रवक्ता जो परोक्ष रूप से उनके प्रवक्ता का काम करते हैं, वो लोग टूट पड़ते हैं, कहते हैं कि ये नुकसान हो गया। अगर राहुल गांधी कुछ गलत कर रहे हैं तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन क्या है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हर चीज में गलतियां निकाली जाएं और असली मुद्दों से ध्यान बटाया जाए। आप कह रहे थे कि किस चीज पे हमें आपत्ति नहीं होती। देखिए, ये पिछले 6 साल हैं, अगर मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूंगा, पिछले 6 साल हैं, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद दो दौर हैं। मैं इसको कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, मैं कोरोना के बाद की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप देखेंगे कि 6 साल न्यूनतम शासन, अधिकतम भाषण, ऐसा विदेश नीति, राष्ट्रीय संस्थानों की स्वायत्ता पर सुनियोजित हमला, पूरी तरह अधीनता, डूबती अर्थव्यवस्था, जनता पर टैक्सों का भार, जीडीपी का पैमाना बदला, भारतीय रुपए का लगातार अवमूल्यन 59 रुपए से शुरू होकर 75 रुपए प्रति डॉलर आ गया है। देश के अंदर आज उच्चतम बेरोजगारी दर है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और हालत यह है कि एनसीआरबी ने डाटा बंद कर दिया है देना। बढ़ती हुई महंगाई, कच्चे तेल की कम कीमतें, लेकिन पेट्रोल डीजल आसमान पर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि आपको किस किस चीज पे आपत्ति है। हमें आपत्तियां जनता से जुड़े मुद्दों पे है, हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है किसी के साथ, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि चीन के मामले पे जनता को सच्चाई बताई जाए, सच्चाई से मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। एक कहावत है हरियाणवी में, कहते हैं कि अगर आपके सामने
कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ रही है, आती जी। हुई देख के अगर वो आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली नहीं भाग जाएगी, जी। बिल्ली तो सामने रहेगी। जी। तो बिल्ली को भगाने के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी और उड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कबूतर ये सोच के बैठे रहे कि बिल्ली नहीं आ रही और आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो बिल्ली उसको खा जाएगी। जी। तो मैं वही स्थिति कह रहा हूं कि आज की सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम कर रही है, जनता को भटकाने का काम कर रही है, जो कि सही नहीं है, वो देशभक्ति नहीं है, वो देश के हित में नहीं है। देश के हित में नहीं है, विनीत पुनिया जी का कहना है। आलोक मेहता जी मेरे साथ जुड़े हैं, जयप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी की जाऊं उससे पहले आलोक मेहता जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जो कुछ वर्तमान में कर रहे हैं, आलोक जी काफी मुखर है। मीडिया के संदर्भ में उनका मानना है कि एक बड़ा वर्ग फांसीवादी ताकतों के हाथों खेल रहा है। कई सारे मुद्दे उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। उन्हें शिकायत किन किन बातों पर है? उनका कहना है कि मोदी शाह का विरोध करने पर अर्बन नक्सली करार दिया जाता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया है कोरोना के सामने। उनका कहना है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर अमेरिका को दी गई, यह एक गलत निर्णय। उनका कहना है कि भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है। कोविड-19, जीडीपी और चीनी आक्रमण पर पर्दा, ये तीनों के संदर्भ में उनका मानना है कि सरकार की विफलताएं हैं। और आखिरी बात जो वो कहते हैं कि हार्वर्ड में 3 विफलताओं पर रिसर्च होनी चाहिए, कोविड, जीएसटी और नोटबंदी। ये तमाम मुद्दों के साथ राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के बीच में बात रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कांग्रेस से और सच्चाई दोनों से ही अपना दामन छुड़ा लिया है। इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है कि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, सच की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, और जनता इन बातों से प्रभावित है, उत्साहित है, और कांग्रेस अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चुकी है? हिमांशु जी, लोकतंत्र में उनको कहने का अधिकार है जी। वो हमारी आपकी आलोचना करें, चाहे अखबार से भी करें, मीडिया से भी करें जी। लेकिन आप भी बैठे हैं और आप अखबार भी निकालते हैं और हम सब लोग बैठे हैं, जिससे लोग इतनी आलोचनाएं आ रही है लगातार। अब तो सबके अपने यूट्यूब चैनल हो गए राहुल जी। लेकिन राहुल जी ने वाशिंगटन पोस्ट को कोट किया है, आप ये देखिएगा, ध्यान दीजिए। जी। और वाशिंगटन पोस्ट में भी एसोसिएट प्रेस की खबर है, चाहे वो भारतीयों ने लिखी हो। जी। ये जो मेरा ऐसा मानना है, मैं केवल ये नहीं कह रहा, वो अमेरिका मानते हैं, पश्चिम के देश भी मानते हैं, इसीलिए भारत की एजेंसियां बनाई गई जी। भाई भारत के लोगों पर भरोसा करिए। जी। वो यदि नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट को कोट करते तो मैं फिर भी मुझे भरोसा होता, क्योंकि मैं जानता हूँ वहां भी कई अच्छे लोग काम करते हैं। जी। लेकिन नेशनल हेराल्ड तो वैसे चाहे वो वेबसाइट पे ही चलता है, कहीं ना कहीं कोई ज्यादा कॉपी दिखती तो नहीं कहीं करती। जी। तो अपने ही जो मीडिया है वो जब इतनी छूट है कितने ही मीडिया के लिए, राजीव गांधी एक समय में इसी तरह की विदेशी अखबार एजेंसी के खिलाफ खुद अपनी एजेंसी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब मुझसे ही डिस्कस किया था। जी। आपके छत्तीसगढ़ के श्रीकांत वर्मा भी तब मौजूद थे वहां, जी। उन्होंने बल्कि बात ही करवाई थी तब। जी। तो मेरा ये कहना है कि आपको भारतीयों पर भरोसा नहीं है, पर हार्वर्ड से करिए। आज देखिए, आज सबसे बड़ी खबर आज की है, राहुल जी ने जो कहा हो, देखिए कि मैंने हमारे यहाँ भारत में ही 30 से 40 करोड़ वैक्सीन बनाने का पूरा इंतजाम हो रहा है, पूरा वहां पर ही लेबोरेटरी में, हमारे इंस्टीट्यूट में। जी। तो हम ये सही है, राजनीतिक झगड़े के बजाय उनको आरोप लगाने का हक है, हम मानते हैं, लेकिन उनके इस आरोप पर भारत के खिलाफ, चीन के बारे में यदि उसको गलत बात बताना, देखिए बोफोर्स में भी क्या हुआ था, राम जेठमलानी के बाद में तो कांग्रेस की तरफ से भी जी जो सवाल कर रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं, जेठमलानी साहब ने किया था अगर ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो कई ऐसे मुद्दे हैं जो संवेदनशील है, जनता उसको कोरोना पर भरोसा दिलाए। आपकी राजस्थान की सरकार यदि गड़बड़ कर रही है, इसकी वजह उनमें आपस में झगड़ा हो गया। लेकिन उनका ही मुख्यमंत्री यदि कहता है कि 7 साल से निकम्मा आदमी हमारे साथ था, इसका क्या मैसेज जाता है? केंद्रीय नेतृत्व ने तो किया था, वो केंद्रीय मंत्री थे मनमोहन जी सरकार जी। तो मुझे लगता है कि राहुल जी अपनी पार्टी की बजाय पार्टी कहें, उनको कहें भाई श्रमदान करिए छत्तीसगढ़ में, वो नक्सली वाली बात भी कहते हैं जी। ये सही है। उन्हीं लोग, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अर्बन नक्सल, पढ़े लिखे लोगों में नक्सल, और आप इसको आतंकवादियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो उसका क्या मतलब है? पढ़ा लिखा होने से कोई ईमानदारी हो जाएगा? जी। अरबपति होने के बाद भी बेईमान हो सकता है, और गरीब आदमी बेईमान नहीं होकर ईमानदार हो सकता है। जी। राहुल जी जमीनी सच्चाई के बजाय केवल एक गाली देने के लिए एक तरफा बैठ जाते हैं, यूट्यूब पे बैठ गए 10 बजे, अपने भी बीच में जो पत्रकारों से बात किया, सुनीता पत्रकारों से बात कर लिया, लेकिन आमने सामने तो वो भी मिलने से तो वो छत्तीसगढ़ के वर्कर कितनी बार उनसे मिल पाते हैं जी, बाहर अशोक गहलोत मिल नहीं पाते थे, खड़े रहते थे बाहर कई दिनों तक।
जी तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने इंदिरा गांधी की परंपरा में, राजीव गांधी परंपरा में जमीनी सच्चाई को समझने वाले लोगों से बात करके राष्ट्रीय हितों पर बात करना चाहिए। जी राजनीतिक हमले करें, महंगाई पर करें, पेट्रोल पर करें, गरीबों के लिए करें, लेकिन उसमें उनकी भागीदारी दिखाई दे। जी वो क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहा है, उसकी भी बात करें। जी उनका सरकार ने, गहलोत सरकार की तारीफ तो मोदी जी ने की थी, जी लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे तो मुख्यमंत्री से 8-6 महीने से बात ही नहीं, 6 साल से बात नहीं किया। जी आप बताइए, ऐसी शर्मनाक पार्टी की स्थिति हो, पार्टी को संभालने के बाद गाली देते हैं, जनता ने कहाँ भरोसा होगा। जी। मीडिया को, हमको आपको गाली दे रहे हैं। जी जो उनकी बात हम कह रहे हैं, वो कहें कि मीडिया स्वतंत्र है, तभी जी। तो लोग मानेंगे कि हाँ, इस दवाई को लेना चाहिए। जी चाहे वो कांग्रेस वाला बांट रहा हो पंजाब में, या बीजेपी वाला बांट रहा हो, या सीपीएम बांट रहा हो। आप यदि ये कहेंगे मीडिया ही गड़बड़ हो गया है इंडिया का, फिर क्या है, तब तो फिर कोई कानून नहीं होगा। अगर मीडिया पे ही प्रहार करेंगे तो फिर तो कुछ रह नहीं जाएगा। हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आज राहुल जी ने भाजपा की उपलब्धियों के नाम से एक ट्वीट किया और 6 उपलब्धियां बताई कि फरवरी के अंतर्गत नमस्ते ट्रंप किया, मार्च में मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर हो गया। मेरा आपसे सवाल यह है जयप्रकाश जी कि राहुल गांधी ये सब कह के साबित क्या करना चाह रहे हैं और इसमें जनता की कौन सी बात रख रहे हैं। एक बात का जिक्र किया था अभी विनीत पुनिया जी ने, आलोक जी ने भी उसका जिक्र किया, पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े इस दौरान। तब जब पूरी दुनिया में तेल सबसे सस्ता बिक रहा है, उस समय पे हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे महंगा तेल बेचा जा रहा है। राहुल गांधी ने 6 बिंदु लिए, पर जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था तेल की कीमतों का, वो कहीं पे भी नहीं है। कहां जा रही है आपकी पार्टी और कहां कनेक्ट है राहुल गांधी? जो आलोक जी कह रहे हैं कि जमीन की सच्चाइयों से जाने, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका नेता जमीन से पूरी तरीके से ही कट गया? आपकी आवाज नहीं आ रही जयप्रकाश जी, जी, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ भाई, तो मेरा आपसे सवाल यह था कि आपके नेता राहुल गांधी ने इतना लंबा ट्वीट किया, पर उसमें जनता से जुड़ा हुआ मसला डीजल का, पेट्रोल के दामों के संदर्भ में, जो इस समय दुनिया में सबसे सस्ता बिक रहा है और हिंदुस्तान में सबसे महंगा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जो आलोक जी ने कहा कि आपकी पार्टी के नेता जनता से और जमीन से दोनों से कट चुके हैं, क्या आप भी जो जनता की राजनीति करते हैं नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी की चूक है? 6 बिंदु लिखे उन्होंने भाजपा की सरकार की विफलता के, पर तेल की कीमतें कहीं उसमें मुद्दा नहीं है, क्यों? देखिए, कटता है जी जयप्रकाश जी। द्विवेदी जी, जी मेरी आवाज आ रही है? पूरी तरीके से। आवाज कट रही है। जयप्रकाश जी आप बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी को लेकर के जी और पूरे देश में ये कहा कि हम ये करेंगे, तो विपक्ष ने, राहुल जी ने, समस्त विपक्ष ने उनका साथ देने की बात कही जी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी का भय दिखा करके या उसकी आड़ में जी भारतीय जनता पार्टी ने जी और उसके सहयोगी दलों ने जी 5 काम ऐसे कर दिए। जी केवल एक डीजल और पेट्रोल की तो चर्चा मैं हमेशा करता हूं, आज भी करूंगा, जी कि बात सही है कि पूरे विश्व के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर जी डीजल और पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल है उसका दाम गिर रहा है। जी और भारतवर्ष की सरकार ने 2 बार जनता के सामने जनता को भ्रमित किया और जनता के साथ अविश्वास की बात करी। एक तो जब उन्होंने कंपनियों में सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि हम आम आदमी की जेब के ऊपर असर नहीं डालेंगे, फिर एकदम इतने भाव बढ़ा दिए गए। एक तो जो तेल के भाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, लड़ रही है। हमने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर जगह प्रदर्शन किए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उससे पीछे हटी है।
दूसरा, कोरोना महामारी के भय दिखा करके कोई विपक्ष कोई अपनी आवाज ना उठा सके, 3 ऑर्डिनेंस भारत सरकार लेकर के आई है पिछले दिनों 3 जून या 6 जून को जी। एक तो उसमें यह है कि मंडी बंद करके डायरेक्ट किसान की जो खरीद है फसल की सीधी खेत से करेंगे जी। मेरा इसमें सरकार से एक बात पूछनी है कि एक तरफ कोरोना का इतना भय है, इतनी महामारी को कंट्रोल करने में हमें लगना चाहिए जी। और वैक्सीन की तैयारी के लिए हमने काम करना चाहिए। जी। आप ऐसे किसान विरोधी अध्यादेश जो आप ला रहे हैं जी। तो ये अगर इसके खिलाफ हम बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग ये कहें देखो देश कोरोना से डर रहा है, कोरोना की इतनी भयंकर बीमारी है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। तेल पे हमने प्रदर्शन किया जी। हम जो ये 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं जी। एक अध्यादेश तो तीनों में से ऐसा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जी। 2020 उसमें से जो आम आदमी गरीब आदमी प्रयोग में लाता है टमाटर प्याज और आलू जी। तीनों को एसेंशियल कमोडिटी में से निकाल दिया गया जी। ये छूट दे दी गई साहूकार को जी। और उसका रिजल्ट आ गया अभी से ही जी। कि आज से 1 महीना पहला किसान 1 रुपया किलो टमाटर नहीं बिकता था, आज टमाटर का भाव 80 रुपए 100 रुपए किलो हो गया है। स्टॉकिस्ट ने अपना स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एग्रीकल्चर की इन्होंने बात की, किसान से सीधा उसका फसल खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आज तक उन्होंने अपने अध्यादेश में ये नहीं बताया कि एमएसपी होगा कि नहीं होगा, एमएसपी कितना होगा। जब कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर के बीच में कोई तनाव होगा, मनमुटाव होगा, झगड़ा होगा, उसका निपटारा कैसे होगा, निपटान कैसे होगा। एक सीधा प्रचार कर दिया, हमने वो कानून बना दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। जयप्रकाश जी, इस तरीके से राहुल, मैं बीच में रोकता हूं आपको। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की हिमायत कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं। आलोक मेहता जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी जमीनी सच्चाई से कटे हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात नहीं करते हैं। तेल पेट्रोल के संदर्भ में आपने कहा यह बात है जो होनी चाहिए, आप किसान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो पिछले 5 दिन से जो लिख रहे हैं उसमें कहां किसान है, कहां तेल है, कहां डीजल है, कोई उत्तर देंगे? जी जयप्रकाश जी। द्विवेदी जी, मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं, सुनिए। आलोक मेहता जी जो बात कह रहे हैं, मैं राहुल जी की पार्टी का आदमी हूं, कार्यकर्ता हूं जी। और राहुल जी, मैंने ये कहा कि बार बार राहुल जी क्या बोल रहे इसके ऊपर। जी, हमने पूरे देश में धरने करे, प्रदर्शन करे, सरकार ने, आलोक मेहता जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उस पर क्या फैसला लिया। पूरे देश में हमने प्रदर्शन किए तेल के दाम को लेकर के जी। हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। सरकार ने तो एक फैसला कर दिया कि जो कुछ भी राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी की पार्टी या कोई नेता बोल रहे जी कि एक तो इनमें कर दी देशद्रोह जी। अब मैं देख रहा हूं ट्वीट आया हुआ है एचआरडी मिनिस्टर साहब का जी। तो उन्होंने जिस तरह की बातें की हमारी उपलब्धियां, ये अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार तोड़ी, अगर राहुल जी नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, बोलना पड़ेगा जी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के 7 सितारा होटलों के अंदर हमारे सब विधायकों को रखा गया। कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो सारी बात राहुल जी अकेला थोड़ा कह सकते हैं। हम सब की एक जिम्मेवारी है, जो कांग्रेस पार्टी परिवार है, हम राहुल जी के बिहाफ पे बोल रहे हैं। और राहुल जी ने जो 3 बात की वो सही कही है जी। नमस्ते ट्रंप। अब ट्रंप जी आए, आज जिस दिन से ट्रंप भारतवर्ष में आया उसी दिन से कोरोना की बीमारी बढ़ी, हजारों लोगों का काफिला, क्या फायदा निकला। मैं आलोक मेहता जी से एक बात पे पूछना चाहता हूँ, विश्लेषण करेंगे, क्या ट्रंप जी के भारतवर्ष में आने से कोरोना बीमारी खत्म हुई या हमारी जो अर्थव्यवस्था कमजोर थी वो ठीक हुई, या तेल का जो नियंत्रण पूरा अमेरिका ने रखा उसको को लाभ हमें मिला। तो ये बातें जब हम करते हैं तो राहुल जी के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक प्लान स्कीम से दुष्प्रचार किया जाता है कि भाई राहुल जी ने ये नहीं उठाया, राहुल जी ने। अब जून में वर्चुअल रैली की बीजेपी ने, कितना 1000 करोड़ रुपया खर्च किया, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया। यानी कि ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये पैसा कहां से आया। अब बात करते हैं राजस्थान में कांग्रेस। मैं आपके पास फिर आऊंगा जयप्रकाश जी। ब्रजमोहन जी मेरे साथ जुड़े हुए, आपने कई सारे मुद्दे उठा दिए हैं, डिस्कशन लंबा है, बारी बारी से लोगों को मौका मिले। ब्रजमोहन जी,
पहला सवाल तो आपसे यही जानने का है कि राहुल गांधी और विपक्ष दोनों आपको बर्दाश्त क्यों नहीं है आपकी पार्टी को? राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, पूरी पार्टी सारा काम छोड़कर राशन पानी लेके पीछे पड़ जाती है। विपक्ष कोई आवाज उठा दे आपकी नीतियों को, आपकी सरकार के फैसलों को लेकर, सीधे देश के खिलाफ, देशद्रोह से कम तो आप बोल ही नहीं सकते। अभी भी जो आपके जेपी नड्डा जी हैं, कल राहुल गांधी ने एक सवाल उठा दिया, उन्होंने कह दिया कि एक वंश पिछले पापों को धोने के लिए और मोदी जी को बर्बाद करने के लिए जुटा हुआ है। इस स्तर पर आप पहुंच जाते हैं उस वंश के संदर्भ में जिसने अपने दो नेताओं की देश के लिए कुर्बानी दी हुई है। सब कुछ भूल गए आप? किस बात से डरे हुए हैं इतना? आवाज बंद हो गई। मोबाइल देखो कट गया। मुझे आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, अब आ रही है आवाज, अभी नहीं आ रही थी। मेरा सवाल देखिए, ये है जी कि राहुल गांधी जी जितनी भी बातें करते हैं वो रिलीवेंट नहीं होती, इररिलेवेंट बातें होती हैं जी। आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक निर्णयों के बारे में वो कुछ बोले तो समझ में आता है जी। और उनकी इररिलेवेंट बातें होने के कारण, जैसा आलोक मेहता जी ने भी कहा, पुनिया जी ने भी कहा कि जी। कोई रिलीवेंट बातें वो करते ही नहीं है। वो जो भी बातें करते हैं, अगर आम है तो इमली बोलते हैं, अगर इमली दिख रही है तो आम बोलते हैं। तो जो रिलीवेंट बातें नहीं करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिससे कि भारत की छवि विदेशों में खराब हो, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर में हमला करना ही पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है और वो सरकार काम कर रही है, पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है। कोरोना के मामले में भारतीय मोदी जी ने जो काम किया उसको पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। आज वैक्सीन बनाने के ऊपर में काम चल रहा है, उसके ऊपर में राहुल जी बात नहीं करते जी। राहुल जी जो भी बात करते हैं उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती और रिलेवेंसी नहीं होने के कारण विश्व में हमारे देश की छवि को खराब करने का काम राहुल जी करते हैं। इसलिए उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, इस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको किस स्तर की बातें की जाना चाहिए ये तो बात समझ में आनी चाहिए उनको। किस स्तर की बात करनी चाहिए? क्या तारीफ के योग्य काम किया सर आपकी सरकार ने? कोरोना के मामले में 11.5 लाख केस हो गए, दुनिया में दूसरा सबसे तेजी गति से संक्रमण अब हिंदुस्तान में हो रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं, 29,000 से ज्यादा लोग मर गए। बात होती थी लॉकडाउन के बाद 21 दिन में रण जीत लेंगे, 18 दिन में महाभारत जीता था, 21 दिन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत लेंगे। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कहां रह गया वो 21 दिन? कितने दिन पे पहुंच गए? रफ्तार का पता ही नहीं है किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में रफ्तार घटी, पर हिंदुस्तान ऐसा देश है दुनिया का जिसमें रफ्तार जब से शुरू हुई है लगातार बढ़ रहा है। फिर भी गर्व कर रहे हैं आप, किस बात पर? आवाज बीच बीच में गायब हो जाती है। किस बात पर गर्व कर रहे हैं ब्रजमोहन जी? सबसे तेज गति से बढ़ रही है संक्रमण की रफ्तार। देखिए, गर्व इस बात पर हमें करना चाहिए कि संक्रमण की रफ्तार के बढ़ने के बाद भी जो मृत्यु दर है वो आज भी देश के बड़े बड़े देशों की तुलना में, जो विकसित देश है उनकी तुलना में कम है। जब आप बात करते हैं तो आप जरा देखिए, देश की 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ की आबादी में अगर 11 लाख लोग हैं तो उसका परसेंटेज क्या होता है? आप खाली संख्या पे मत जाइए। आज इतने बड़े देश में, जिस देश में लोगों के पास में अशिक्षित हो, जिस देश में मजदूरी का काम करते हो, जिस देश में लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होती है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, सैनिटाइज क्या होता है, मास्क लगाना क्या होता है, अशिक्षा हो, उस देश में इतना कंट्रोल कर पाना और इतने लंबे समय तक लॉकडाउन कर कांटेक्ट को रोकना और आज भी ठीक तरीके से देश में लोगों का इलाज हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर अमेरिका घबराया हुआ है, जहां पर इंग्लैंड घबराया हुआ है, इटली घबराया हुआ है, वहां पर भारत में कहीं पर भी कोई भगदड़ की स्थिति नहीं मची है और भारत में आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा है और पूरे देश में एक विश्वास का वातावरण है कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के संकट से हम निपट सकते हैं। और इस बात पर हमको गर्व करना चाहिए कि मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश साथ दे रहा है। ब्रजमोहन जी, और उन्होंने पूरे कौन सी भगदड़ चाहते हैं आप? बड़ी संख्या में पूरे देश भर में मजदूरों का पलायन आपको दिखा नहीं? लोगों की सड़कों पर हुई इसके चलते मौत, वो ब्रजमोहन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी को कभी दिखाई नहीं दी? इतनी जल्दी भूल गए आप? और क्या भगदड़ चाहते हैं? लोग हजार हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए
आपके फैसलों से, आपकी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों से? और क्या चाहते हैं आप देश में? हिमांशु जी, 130 करोड़ की आबादी में जो घटनाएं हुई वो अच्छी नहीं है, परंतु 130 करोड़ की आबादी में, अरे आप अमेरिका जैसे देश में देखिए, वहां पर बॉडी को रखने के लिए जगह नहीं है जी। आज अमेरिका जैसे देश में बॉडी को रखने के लिए जगह नहीं है, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं, बुजुर्गों का इलाज नहीं हो रहा है। आज भारत में कम से कम यह स्थिति नहीं है। 130 करोड़ की आबादी में जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, परंतु उसके बाद भी उनको जितना नियंत्रित किया गया, 10 दिन ऐसा वातावरण, 10 दिन के बाद पूरे देश में स्थिति ठीक बन गई। कितने लोगों को, 80 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनों से उनके घरों पर पहुंचाया गया है। इससे बड़ी बात कोई कि कोरोना के काल में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो, उस समय लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, लोगों को खाना उपलब्ध कराना, लोगों को परिवहन उपलब्ध कराना, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम था। और इसको इसी सरकार के दम पर कि पूरे लोगों का उपयोग कर और लोगों को राहत पहुंचाई गई है। जयप्रकाश जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे और करता हूं। चीन के मसले को लेकर भी जेपी नड्डा जी ने कहा कि एक परिवार भारत को कमजोर और चीन को मजबूत दिखाना चाहता है। चीन ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया, यह परिदृश्य दिख रहा है, इस पर सवाल उठा लिया विपक्ष ने, तो यह देशद्रोह की परिधि में कैसे आ जाता है? यह सवाल चीन को मजबूत करने वाला कैसे हो जाता है? जबकि हुआ तो ये देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, तो चीनी मीडिया ने दिखाया कि देखो देश का प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है भारत का कि कुछ नहीं हुआ, तो मजबूत किसने किया? ये सवाल लोग पूछते हैं। ब्रजमोहन जी के पास उत्तर हो सकता है, बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास। देखिए, चीन का मामला है, अगर भारत के पास में भारत की कोई गलती भी है तो चीन को हम सपोर्ट करें, यह नहीं होना चाहिए। भारत की सरकार को आपको सुझाव देना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। हम ऐसे कोई वक्तव्य दें जिससे चीन मजबूत हो और चीन की ताकत बढ़े, तो ये देश का साथ नहीं है। हम पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते सरकार की गलतियों को हम बता सकते हैं, परंतु चीन की हम तारीफ करें ये अच्छी बात नहीं है, हम चीन को सपोर्ट करें ये अच्छी बात नहीं है। और राजीव गांधी कांग्रेस के खाते में, राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से अनुदान आता है, पैसा आता है, उसके बारे में पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देते। इसके बारे में जवाब देना चाहिए, ये जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये सवाल का उत्तर लेने के मैं विनीत जी के पास जाऊंगा, लेकिन हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जयप्रकाश जी। पहले जयप्रकाश जी से पूछ लेते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो ब्रजमोहन जी के वक्तव्य के दौरान? जी जयप्रकाश जी। ब्रजमोहन सिंह से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये कोरोना की महामारी को लेकर के जिस तरीके से कहते हैं हम अमेरिका से आगे हैं, अमेरिका में हमसे ज्यादा है, इंग्लैंड में हमसे ज्यादा है, ये इस बात को मानकर वो क्या जवाब देंगे कि बांग्लादेश हमारे बाद में आजाद हुआ जी, बांग्लादेश में कोरोना को कंट्रोल किया गया जी, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हमारी भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमसे मजबूत है। जितने 3-4 देश हमें साथ लगते हैं सबसे हमारा बिगाड़ हो चुका है। इसके बारे में आप क्या जवाब दोगे? अगर हम बोलेंगे कोई बात तो बीजेपी के लोग थे, राहुल जी हमारे नेता थे, दूसरे लोगों 1 मिनट में कहेंगे देशद्रोह जी, बहुत पक्का एक राष्ट्रवाद। क्या मैं आलोक जी से एक बात कहना चाहूंगा, आलोक मेहता जी, आप इन ब्रजमोहन जी से न्यू तो पूछ लो, राष्ट्रवाद की परिभाषा बीजेपी के लिए अलग है और दूसरे लोगों के लिए अलग है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य ले वो राष्ट्रवादी, जो बीजेपी में चला जाए कांग्रेस छोड़ के वो तो राष्ट्रवादी हो गया जी, वो नेशनलिस्ट। आज जो हम लोग या हमारे नेता कोई आवाज उठाते, चाइना की बात राहुल जी ने सही उठाई थी, उन्होंने तो यही कहा था भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये उनकी फौज भारतवर्ष की एलएसी के अंदर आई जी तो क्या पोजीशन है? तो ये क्या देशद्रोह की बात थी, क्या गलत बात थी? चाइना कौन सा मजबूत हो गया? क्योंकि देश का रक्षा मंत्री ये कहता है कि भाई फौजें अंदर आई हैं, प्रधानमंत्री जी कहता है अंदर नहीं आई। अगर अंदर नहीं आई तो वे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं ब्रजमोहन जी से, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जनरल साहब ये क्यों कहते हैं कि 5 मई की वस्तुस्थिति के ऊपर चले जाओ? 5 मई से आगे आए, इसका मतलब आगे आए तो कहाँ है? देश को बताओ। यही तो बात हम कह रहे थे, यही तो हम कह रहे थे। ये कहना है जयप्रकाश जी का। ब्रजमोहन जी कुछ कहना चाहेंगे आप, या मैं विनीत पूनिया जी के पास चलूं? देखिए, आज की परिस्थितियां जो हैं
जी। भारत जितना ताकतवर है, कोरोना के काल में जब पूरा देश लगा हुआ था कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए, उस समय चीन ने जो भारत के साथ में घटनाक्रम किया है, उसका जिस ताकत के साथ में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब दिया है, जिस ताकत के साथ में जवाब दिया है, और पूरे विश्व के अन्य देशों को भी अपने साथ में लिया है, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। और दूसरे कांग्रेस के जमाने में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भारत चीन को करारा जवाब दे रहा है और चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ये मोदी जी की सरकार की ही ताकत है कि उन्होंने इसके लिए मजबूर किया। ये मोदी जी की ताकत है, ऐसा मानना है ब्रजमोहन जी का। विनीत जी, इत्तेफाक रखते हैं आप? ब्रजमोहन जी का कहना है इतना ताकतवर भारत कभी नहीं रहा, फिर क्या नाराजगी आपकी? भारत इतना ताकतवर कभी नहीं रहा कि नेपाल हमें आंखें दिखाए, हमारे नागरिकों की हत्या कर दे, उन पर गोलियां चलाए। इतना ताकतवर कभी नहीं रहा कि बांग्लादेश हमें आंखें दिखाए। इतना ताकतवर कभी नहीं रहा कि श्रीलंका भी हमसे आंखें फेर ले। इतना ताकतवर कभी नहीं रहा कि हमें भूटान भी आंखें दिखाने का एहसास हो। तो देखिए, सच्चाई से मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा जी। सच्चाई ये है कि, और ये जो बात कह रहे थे कि कोरोना काल में जितना महान काम किया है, मैं आप बताता हूं आपको कितना महान काम किया है जी। जो ये आपत्ति व्यक्त करते हैं 2005 या 6 की बात करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन की जी, ये भूल जाते हैं कि अभी कोरोना के काल में पीएम केयर्स फंड में जो चीनी कंपनियों से जी क्यों लिया गया धन, जियोमी ने 10 करोड़ दिया, हवाई ने 7 करोड़ दिया, वन प्लस ने 1 करोड़ दिया, ओप्पो ने 1 करोड़ दिया, टिकटॉक से 30 करोड़ लिया गया, पेटीएम जिसमें 50% भागीदारी है चाइनीज की, उसमें बताते हैं कि 100 करोड़ लिया गया। और मैं इनको याद दिलाऊंगा कि ये बोल रहे हैं कि राहुल जी अगर कोई गलती होगी तो राहुल जी चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं। हम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, हम चाइना का ज्यादा विरोध करते हैं। हम कह रहे हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे? मैं बताता हूं क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे। क्योंकि ये बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और जी। ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, लेकिन क्या अग्रवाल जी बताएंगे कि भाजपा का कनेक्शन क्या है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? क्या उन्होंने 2008 में 2007 में सीसीपी डेलीगेशंस को राजनाथ सिंह जी ने रिसीव नहीं किया था? क्या उनसे मिले नहीं थे? क्या नितिन गडकरी जी चाइना नहीं गए थे 5 दिन की यात्रा पर? 19 मैं डेट बता रहा हूं आपको, 19 जनवरी 2011 को। और किसके न्योते पे गए थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के न्योते पे गए थे, जो कि वहां सरकारी पार्टी है। मैं इनसे पूछूंगा कि अमित शाह जी ने एक डेलीगेशन भेजा था एमपी एमएलएस का नवंबर 2014 में सरकार बनने के बाद, और वो किस लिए गए थे? वीक लॉन्ग स्टडी इन पार्टी स्कूल ऑफ सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में ट्रेनिंग लेने गए थे। और ये क्या ट्रेनिंग लेके आए हैं कि विपक्ष पे कैसे आरोप करो, आरोप लगाओ, कैसे उस पर झूठे आरोप लगाओ, जो ये बार बार करते हैं। और मैं पूछूंगा इनसे कि आपके जो इतनी घनिष्ठता है मोदी जी की चाइना के साथ कि 4 बार वो एज सीएम रहते हुए गए, कोई देश का कोई सीएम 4 बार एज सीएम चाइना की विजिट नहीं की, और 5 बार वो एज प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए हैं। क्यों? और उन्होंने 3 बार चाइनीज प्रीमियर को इंडिया में बुलाया है और उसको झूला झुलाया, उसको खाना खिलाया। और मैं पूछूंगा कि आरएसएस जब चाइना जाती थी 2009 में, वो किस नाते से गई थी? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जब ये बात करते हैं कांग्रेस की, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का जाल फैलाना जानते हैं। और एक इनके ऐसे कुछ दोस्त भी होते हैं जो भाजपा की बाहर बैठ के बैटिंग करते हैं भाजपा के लिए। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप कितना भी समझदार बनने की कोशिश करें, जनता सब समझ रही है। जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कोई कामयाब नहीं होगी, कोई भी पर्दादारी नहीं चलेगी। जनता सब समझ रही है कि चाइना भारत में घुसा तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। पुनीत जी, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे इतने विस्तार के बीच में। आप बार बार कहते हैं कि भाजपा के बाहर भी दोस्त हैं जो इनके लिए बैटिंग करते हैं। 50 साल 60 साल तक इस देश पर राज आपने किया, 135 साल पुरानी पार्टी आपकी, तो अभी भाजपा आपको दुष्प्रचारित करना चाहती है और कर लेती है। ये खामी किसकी? किसी स्तर पर लगता है आपको क्या हमारी गलती है, हम इनका मुकाबला करने लायक नहीं बन पाए? दूसरा जो सवाल मैंने जयप्रकाश जी से किया था, आपसे फिर पूछता हूं। जो आलोक जी ने बात कही थी, आलोक जी आप लोगों के पुराने अत्याशी रहे हैं, समय समय पर आप लोग उनका मार्गदर्शन लेते रहे, सारी पार्टियां लेती हैं। उन्होंने ये कहा कि आपकी पार्टी के नेता स्पेशली राहुल गांधी जमीनी स्थितियों से कटे हुए हैं, जिनको जमीनी जानकारी है उनसे संवाद करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल के संदर्भ में भाजपा सरकार की विफलताओं पर आप बात कर रहे हैं,
इन 6 महीने के अंदर आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा पेट्रोल डीजल। राहुल गांधी ने जब से सोशल मीडिया पर सिलसिला शुरू किया है 13 जुलाई के बाद, कब पेट्रोल डीजल को लेकर बात की, कब आप नतीजे पे पहुंचा पाए? मनमोहन सिंह के दौर में जब पूरी दुनिया में आग लगी हुई थी और हिंदुस्तान में सब्सिडी में तेल दिया जा रहा था, तो भी भाजपा ने माहौल बनाया कि आप महंगा तेल का देखो खेल, ये बताया था। और आज दुनिया में सस्ता है, हिंदुस्तान में सबसे महंगा है, तो अभी कोई विषय आप नहीं बना पा रहे। आपकी विफलता, आपके नेतृत्व की नाकामी, आपकी असफलताएं और दोष भाजपा पर। कब तक चलाएंगे ऐसे पार्टी को? देखिए, मैं आपने 2-3 सवाल पूछे, मैं उनका सिलसिलेवार जवाब दूंगा जी। सबसे पहले आपने पूछा कि आपने इतने साल राज किया और फिर भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया जो ये कर रहे हैं। मैं गलती मानता हूं, ये गलती नहीं है, ये हमारी ताकत है। भाजपा में और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क है जी। कांग्रेस ने, अगर मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा कि कांग्रेस में का योगदान अगर आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पाकिस्तान को देखिए। ये बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान जो आज के दिन पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, वो दोनों ही जगह ज्यादा घनी आबादी थी। उस समय के अनुसार अगर घनी आबादी कहां पे होती थी, जहां पे भारत का जो हिस्सा ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, तो स्वाभाविक रूप से जहां ज्यादा व्यापार होगा वहां आबादी घनी होगी। एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको लगा रहा हूं जी। तो उस समय जब भारत आजाद हुआ तब भारत के हिस्सा थे पाकिस्तान भी जो आज है, और जो बांग्लादेश है वो भी भारत का हिस्सा था जी। लेकिन 60 साल के बाद जब 2014 में हमने शासन छोड़ा, तब भारत कहां था और पाकिस्तान कहां था, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत में के यहाँ लोकतंत्र रहा, फल फला फूला। भारत के यहाँ चुनाव आयोग था, उसकी इज्जत थी। भारत के यहाँ सेना का अपना काम था, फौज का अपना काम था, और अदालतों का अपना काम था। किसी ने एक दूसरे के काम के काज में दखलंदाजी नहीं की। मतलब हमने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया। कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया। बीजेपी यही कर रही है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सत्ता को खत्म कर रही है, उनको सिलसिलेवार खत्म किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। चाहे वो सीएजी हो, चाहे कोई जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। और जो आपने आलोक मेहता जी की बात की कि हमारे भी दोस्त रहे हैं, मैं मानता हूं कि हमारे दोस्त रहे होंगे जब सरकार में थे, लेकिन जब से सरकार गई है बिल्कुल सरकार की से ज्यादा विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं मुझे, हर रोज मैं देखता हूं। लेकिन उससे मुझे कोई गिला नहीं है, वो उनका अपना काम है। एज ए जर्नलिस्ट वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। उनका अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी ईडी का दुरुपयोग नहीं किया, कभी इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं किया। किसी तरह जिस तरह की आज मीडिया के ऊपर पूरा अंकुश लगा रखा है, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी किया। आपने दूसरा सवाल पूछा था राहुल जी के बारे में कि उन्होंने कब इश्यूज उठाए, कब बात की, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 29 जून को, मैं अगर ठीक से याद कर रहा हूं, तो 29 जून को पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। विनय जी, मैं फिर रोकता हूं आपको, आप विषय से थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। उठाया नहीं ये मैंने नहीं कहा, अंजाम तक पहुंचे बगैर छोड़ देना। भाजपा एक विषय को उठाती है, उसे अंजाम तक पहुंचाने तक स्थापित करती है। कांग्रेस शुरू करती है, कहां तक पहुंचा पता ही नहीं है, कब खत्म हो गया पता नहीं है। इस पर मेरा सवाल है, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं तो मैं आलोक मेहता जी के पास चलूं। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं जी। देखिए, आपको पता है कि एक ट्वीट में 280 लेटर्स होते हैं जी। 280 लेटर्स में आप हर रोज हर बात नहीं रिपीट करते जी। और आप लगातार, आज आपने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात उठाई है, उन्होंने आज का परिप्रेक्ष्य क्या था राहुल जी का? उनका राहुल जी का परिप्रेक्ष्य था कि जिस प्रकार से बीजेपी काम कर रही है, उन्होंने उसको उठाया था कि वो क्या है मामला, कि कैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या गलत कहा, उसके ऊपर ये नहीं आएंगे। बात ये ले जाएंगे आपने ये क्यों नहीं कहा, अभी 280 लेटर्स के अंदर आप क्या क्या कहेंगे। उन्होंने बोला, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं यूज कर रहा हूं उन्हीं का। राहुल जी का ट्वीट है, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी में नमस्ते ट्रंप किया, जब पूरी दुनिया में, ये तो पूरी जी मैं खुद ही पढ़ चुका हूं उन्होंने क्या कहा, पर आपने उत्तर दे दिया कि 280 शब्द की सीमा थी, उसमें पेट्रोल डीजल के लिए शब्द निकालने की गुंजाइश नहीं थी। आलोक मेहता जी, मेरा आपसे इसी पे सवाल है, 280 शब्दों की सीमितता ने पेट्रोल डीजल को मुद्दा बनने से रोक लिया। आज कितना व्यवहारिक, कितना जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा
राहुल गांधी जनता के बीच में ले जा पा रहे हैं? बतौर पत्रकार आपका आकलन। देखिए हिमांशु जी, वो बात मैं पहले भी कह चुका। ऐसे देखिए खाली यही मुद्दा नहीं, उनकी प्राथमिकता अलग हो सकती है, वो प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाना चाहें, लेकिन जो आपने जो बात कही, और पेट्रोल भाव आज वैसे फिर $3 बढ़ गया, बैरल पर बहुत ज्यादा फिर बढ़ रहा है जी। तो उस पर मैं नहीं जाता। मैं एक तो पहले थोड़ा सा बता दूं, अभी चूंकि पुनिया जी ने थोड़ा व्यक्तिगत भी बात पूछी जी, उनको ध्यान नहीं होगा, फाइलें तो वहां रायपुर में भी रखी हुई है, आपसे बदल लेके देख लेंगे जी। मनमोहन सिंह की सरकार में 2G पर चिदम्बरम साहब और जो घोटाले हुए थे, सबसे ज्यादा मैंने लिखा और बोला शुरू में जी। नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, तब राव के बाद मैंने ही लिखा। और सीबीआई का दुरुपयोग करके नरसिंह राव जी ने ही विद्याचरण शुक्ला, माधवराव सिंधिया, जितने कांग्रेस के नेता थे उनको भी, खाली अडवाणी जी के अलावा सबको किनारे करके जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे जी, उन सबका सफाया कर दिया था। तो सीबीआई की ने क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ये बार बार ये कह रहे हम सरकार में थे तब आलोक जी हमारे साथ थे, नहीं सरकार में थे तब भी मुझे इसलिए पसंद किया जाता था कि मैं मुंह पर आलोचना करता था जी। मैंने इमरजेंसी में लिखा है कि परिवार नियोजन में मिर्जापुर के दुद्दू गांव में क्या हो रहा था, दुद्दी गांव में जी, और जाके इंदिरा जी को कॉपी दे दिया था। इसलिए मेरी हिम्मत है जी, कि वो सरकार हो या ये सरकार हो, बीजेपी भी यदि अजीत जोगी थे तो उसके खिलाफ वो मुख्यमंत्री, तब मैंने लिखा, अब दुनिया में नहीं है बेचारे जी। अभित जोगी अभी है, उनके खिलाफ लिखा, पूछ लीजिए कि 500 करोड़ का केस भेजा, 100 करोड़ का भेजा था नोटिस आउटलुक मैगजीन के अंतर्गत हम बोलते खिलाफ जी, लेकिन गलत बातों पर नहीं करेंगे। जी। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि देखिए मुद्दों को वो उठाए जी, लेकिन अब देशद्रोही का मामला तो बेचारे सतीश पायलट पे लगा दिया जी, मैंने और आपने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। जी, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की सरकार ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देशद्रोही के मामले में केस दर्ज करके कहा तेरी को गवाही देना है, तुझसे आगे पूछताछ करेंगे। जी, एक थानेदार किस्म का आदमी, जी, पार्टी के 2 मंत्रियों को उस समय तक, जी। आज वो उनको निकाल करके फिर उनको जेल भेज दे। जी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने फोन उठा करके नहीं कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, जी। अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेज रहे हो। जी, अब मैं इसलिए राहुल गांधी की आलोचना कर रहा हूँ। मैं जी। आज भी कह रहा हूँ, राजीव गांधी यदि ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनके साथियों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। जी। राहुल गांधी का बेड़ा गर्क वही कर रहे हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं। जी, वो बघेल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गहलोत को भी लड़ाने का काम किसने किया? जी, राहुल गांधी और उनके साथ जो लोग बैठे थे, गहलोत से कहते थे तू आग लगा, जी। और सचिन से कहते तू पानी में कूद। जी, इस तरह से करने का नतीजा ये हुआ है। कितनी बार सचिन दिल्ली आके मेरे सामने जाके कह के आए हैं, जी, लेकिन नहीं किया गया। तो इसलिए हुआ है। चंद्रा स्वामी की पिटाई राजेश पायलट ने की थी, जी। मालूम है, जेल में पिटवाया था उसको, जी। जेल से बाहर आने के बाद भी। चंद्रा स्वामी चूंकि देश के राजीव गांधी के खिलाफ लगा हुआ था, जी। हत्या करने में उसका भी उसकी भूमिका कई चीजों में रही, तो जी। चंद्रा स्वामी के खिलाफ काम किया ना। तो आपकी पार्टी में इस समय सारे आपने वेलविशर को हटा करके देश के जो हितकारी लोग हैं, आप भूल जाइए किस पार्टी, बीजेपी की है, कांग्रेस की है। जी। बीजेपी में जो गलत करते हैं तो हम लोग कितना आज भी बोलते हैं जी। यदि कहीं गलत काम होता है बीजेपी में, यदि किसान को नहीं मिल रहा है, किसान की बात जयप्रकाश जी कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि किस तरह से किसानों के लिए जो घर घर में पैसा जाने लगा, जो कहीं नहीं जाता था। जी। गैस यदि मिली है 5 करोड़ को नहीं मिली हो, 3 करोड़ को मिली हो। जी। हम और आप उस समय से आए हैं जहां पर चूल्हा जलाया जाता था। जी। आज जब वहां पर गैस दी गई है और जयप्रकाश जी बाबा कह रहे हैं आप उनसे नहीं पूछते, अरे उनसे पूछते हैं, आपको पता ही चलता, आप पढ़ते हो उस तरह की चीजें जो बाहर का लिखा जा रहा है। जी। बाहरी भूमि में कितनी चीजें छपती है, आप देख लीजिए कि नहीं छपता है या नहीं सवाल उठाते हैं। जी, नहीं सवाल तो लगातार उठाए जा रहे हैं। मैं जयप्रकाश जी से जो बात आलोक मेहता जी ने छेड़ी, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश के संदर्भ में लिखा है, जयप्रकाश जी आपकी सरकार के बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, इस समय मुख्यमंत्री हैं 3री बार के, संगठन के महासचिव भी रहे हुए हैं। उन्होंने खुद बताया जिन सचिन पायलट को 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, उसके विषय में कहा कि हम जानते थे ये नकारा है, निकम्मा है, फिर भी कुछ नहीं किया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किसका हाथ ढूंढ रहे हैं आप? कुछ कहेंगे जयप्रकाश जी इस पर? जी जयप्रकाश जी। हाँ, ये सारे का सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है, जो पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का दोष है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज जी जिस तरीके से धन बल के ऊपर, जी बाहुबल के ऊपर, जी सीबीआई के बल के ऊपर, इनकम टैक्स के बल के ऊपर जी जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया, आलोक मेहता जी आप भी कह रहे थे बात, मैं आलोक मेहता जी से नम्रता पूर्वक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी क्या जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को हरियाणा सरकार के संरक्षण में बिठाया गया है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या किसी और की है? जी जयप्रकाश जी, जो मैंने और सवाल TRP किया का कह रहा आपने है। उसका उत्तर देने के स्थान पर एक और सवाल दागना चाहा अपनी सुविधा से। मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने आपकी पार्टी के अभी भी नेता सचिन पायलट के लिए कहा, हम जानते थे ये नकारा है, निकम्मा है। अब इसमें भाजपा कहां से है, इसका कोई उत्तर देंगे? और इसके लिए भाजपा को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? नकारा और निकम्मा जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है 6 साल से, जो उप मुख्यमंत्री है आपकी सरकार में 1.5 साल से, जो आपके पार्टी के एक और दिग्गज नेता राजेश पायलट का बेटा है, उसके लिए सम्मान पूर्वक कहा है नकारा और निकम्मा। कुछ कहेंगे जयप्रकाश जी? भाजपा को इसलिए मैं दोषी मानता हूं कि भाजपा ने हमारे नौजवान साथी को भ्रमित कर दिया। ये इनकी जिम्मेवारी थी कि इस तरीके का गलत काम ना करे, क्योंकि देश में इनकी सरकार है और जनता इनको दोषी ठहराएगी। तो गुस्से में आके मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया हुआ। क्या बात है इसमें? भाजपा ने कहा, भाजपा ने किया, इसका कोई प्रमाण नहीं, पर अशोक गहलोत ने जो कहा वो तो सामने है। लेकिन मैं एक बार फिर ब्रजमोहन जी के पास में आता हूं। ब्रजमोहन जी से जानना ये चाहता हूं कि एक आपके संदर्भ में बड़ा आरोप है ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी के संदर्भ में, कि आप विपक्ष चाहते ही नहीं है। आपके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक रोल मॉडल है, जो विनीत पुनिया जी कह रहे थे, आप सीखने समझने केवल इसके लिए अपने डेलीगेशन भेजे कि कैसे एक ही पार्टी रहे, विपक्ष की ना आवाज रहे ना विपक्ष की कोई हैसियत रहे। किस लिए? और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विनीत पुनिया जी के आरोपों से सहमत हैं आप? देखिए, विनीत पुनिया जी ने जितनी बातों को कहा है जी। वो सब पूरी तरह निराधार बातें हैं। आज चाइना की बढ़ती प्रगति को देखने के लिए हमारे देश के सभी लोग वहां पर जाते रहे हैं जी। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जितनी लोकतांत्रिक पार्टी है, उतनी पार्टी तो कोई दूसरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विपक्ष को सम्मान दिया है। अब विपक्ष के लोगों में अपने राहुल जी या कांग्रेस पार्टी या सोनिया जी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने लोगों को एक साथ रख सकें। उनका नेतृत्व कमजोर हो गया है। उनके लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोड़कर चले गए जी। कांग्रेस पार्टी उनको रोक नहीं पाई। सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उनको वो रोक नहीं पाई। और जो लोग कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, उनका नेतृत्व कमजोर हो गया है, वो पार्टी छोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या दोष है? भारतीय जनता पार्टी का दोष यह है ब्रजमोहन जी, इन लोगों का कहना है कि आप कीमतें इतनी बड़ी बड़ी लगा रहे हैं कि कोई भी फिसल जा रहा है। आपका जो ऑक्शन का रेट है वो इतना ऊपर हो गया है कि टिक ही नहीं पा रहे लोग। क्या कहेंगे इस पर? और बाद में डील में पुराने आपके साथी जो आपके साथ विधानसभा में बैठा करते थे, वो प्रतीक्षा सूची में रह गए, और जिनके नाम से आप भी वाकिफ नहीं थे, उन सबकी शपथ हो गई। क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, ये तो राजनीति है और राजनीति में ये आज का नहीं है। राजनीति आदि काल से, पुरातन काल से एक ये पावर गेम है। और राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए सब प्रकार के साम दाम दंड भेद होते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। इंदिरा जी ने इन काम को किया है, नरसिम्हा राव जी ने इन काम को किया है, अभी आलोक मेहता जी बता रहे थे उन्होंने भी किया। तो राजनीति में इस प्रकार के साम दाम दंड भेद होते हैं, परंतु आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। अगर ज्योतिरादित्य जैसे व्यक्ति
कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, सचिन पायलट जैसे व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इसमें दोष बीजेपी का नहीं है, इसमें दोष कांग्रेस के नेतृत्व का है। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हो गया है और पुनिया जी और जयप्रकाश जी को तो अपने नेतृत्व को स्ट्रांग करना चाहिए और आने वाले समय पर और कोई राज्यों में दोहराया नहीं जाए, इसकी कोशिश करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाते रहेंगे तो बाकी जगह भी कोई थोड़ा बहुत बचे हैं तो वहां पर भी यही स्थिति होगी कि कांग्रेस को कमजोर समझकर इनके बाकी लोग भी छोड़कर दूसरे तरफ जाएंगे। विनीत जी, थोड़े कहे को बहुत समझिएगा। ब्रजमोहन जी छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उम्मीद है समझे होंगे, आप कुछ कहेंगे? मुबारकबाद देना चाहता हूं अग्रवाल जी को, मुबारकबाद देना चाहता हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि उनके प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठकर बोलते हैं हमारे लिए पावर गेम है और साम दाम दंड भेद कुछ भी हो हम करेंगे। हमारे लिए सत्ता जो राजनीति है सेवा का माध्यम नहीं है, वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। बहुत बहुत मुबारक हो भाजपा को ये स्वीकारोक्ति के लिए। मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना है जयप्रकाश जी भी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। आखिरी टिप्पणी जयप्रकाश जी की। जी जयप्रकाश जी। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता को आज देख ली है। अग्रवाल साहब ने कहा कि सत्ता जो है सुख भोगने का साधन है, यानी श्याम दाम दंड भेद। यही हम विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल के ऊपर, अपने बाहुबल के ऊपर, अपने संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग करके विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है, जो संघीय ढांचे में सबसे बुरी बात है। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। जिनके नेताओं का इस तरह का विचार हो कि हमने तो सुख भोगना सकता। जयप्रकाश जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति कि ये पावर गेम है, उसके संदर्भ में इतने उत्साहित है, पूनिया जी भी उत्साहित हैं, लेकिन भूल जा रहे हैं कि ये गेम तो अशोक गहलोत ने भी साल भर पहले करके दिखाया राजस्थान में, जब पूरी के पूरी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी। वो कौन सी सिद्धांतों की लड़ाई थी, वो कौन से सिद्धांतों के तहत हुआ हृदय परिवर्तन, दल परिवर्तन के रूप में दिखा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के स्तर पर नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठते हैं उन पर जयप्रकाश जी और विनीत पुनिया जी आपको विचार करने की तो जरूरत है। जो बात आलोक मेहता जी जैसा 5 दशक के अनुभव से जुड़ा हुआ पत्रकार ये कह रहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भी अपनी चर्चा का हिस्सा बनाइए। आप यहां पर स्वीकार ना करें तो बंद कमरे में विचार तो कीजिएगा। इतनी उम्मीद आज के कार्यक्रम में, क्योंकि राहुल गांधी जब जब सवाल उठाते हैं उससे ज्यादा कहीं तीखे सवाल लेके भाजपा पूरे राशन पानी के साथ चढ़ जाती है, ये विनीत पुनिया जी भी मानते हैं। इसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी ये देखने में आपकी भी दिलचस्पी और हमारी भी। उम्मीद है सत्ता पक्ष में ना सही पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। इस उम्मीद के साथ आज की इस बहस में इतना ही। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर ये कहता है कि ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, कि ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के एबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। बहादुर शाह जफर का जो ये शेर है, अब ये आप भाजपा पर लागू करें या कांग्रेस पर, मर्जी आपकी, पर शेर तो वो है जो कितने ही तारीखें ना गुजर जाए पर उसके बावजूद भी अपनी सार्थकता, अपनी प्रासंगिकता को नहीं छोड़ता। उनमें से एक शेर बहादुर जफर का यह भी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।